नमस्कार दोस्तों, ओसीए नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। विषय ही ऐसा है, लाइव आना पड़ा रात्रि में करीब करीब 10 बजे और मेरे साथ शिकागो अमेरिका से जुड़ गए हैं सीधे डॉक्टर मुनीश रायजादा। मुनीश जी, बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार ओमकार जी। देखिए, मसला है जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से जुड़ा हुआ। अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और एक ऐसी पार्टी के नेता जिनकी एक और राज्य में सरकार है, पंजाब में, जहां भगवंत मान इस समय चीफ मिनिस्टर हैं। अब इनके कारनामों के बारे में तो कहा ही क्या जाए। भ्रष्टाचार ना करने की या भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने की, लोकपाल विधेयक लाने की अहद लेकर के अन्ना हजारे के आंदोलन के गर्भ से निकलने के बाद अरविंद केजरीवाल ने क्या क्या नहीं किया और अरविंद केजरीवाल पर क्या क्या आरोप नहीं लगे और क्या क्या मुकदमे नहीं चले और उसमें इनको तिहाड़ में भी रहना पड़ा 5.5 महीने। इनके दूसरे साथियों को, मनीष सिसोदिया से लेकर के संजय सिंह और केसीआर की बेटी को भी सिंचो के पीछे जाना पड़ा। बाद में जमानतें मिली और बाद में स्थिति ये हुई कि सुनवाई शुरू होती उससे पहले ही निचली अदालत के, सेशन कोर्ट के जज ने कह दिया कि ये तो सुनवाई के लायक ही नहीं है, ये केस सुनवाई के लायक ही नहीं है। और उस पर जो बवाल होना था और मीडिया में भी और राजनीतिक दलों की तरफ से भी जो सवाल उठने थे वो उठे। और चूंकि सीबीआई, ईडी इस पूरे मामले को देख रही है, अभी ईडी की चार्जशीट आनी बाकी है, उस पर फैसला आना बाकी है। चार्जशीट आ गई है, फैसला आना बाकी है। पर सीबीआई ने इसे हाई कोर्ट में चुनौती दी और हाई कोर्ट में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की कोर्ट को इसकी सुनवाई करनी थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल को पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा को ही चैलेंज कर दिया और ये कहा कि ये तो आरएसएस से जुड़ी हुई किसी संस्था के प्रोग्राम में, जो अधिवक्ताओं से संबंधित संस्था है, उसमें 3-4 बार जा चुकी हैं, लिहाजा मुझे न्याय देंगी, निष्पक्ष सुनवाई करेंगी, इस पर मुझे संदेह है, लिहाजा इनको हटाया जाए, या ये कहें कि मैं इस केस से अपने आप को अलग करती हूं। अब ये हाई कोर्ट की जज, जिनका अनुभव ही 34 साल का है, न्यायिक अनुभव 34 साल का है, उनके ऊपर इतने बड़े आरोप अरविंद केजरीवाल ने मढ़ दिए बिना सोचे समझे, तो बहुत सारे सवाल खड़े हुए हैं इस पूरी बहस के दौरान। और उस पर भी तमाशा ये हुआ कि अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में खुद बहस करने के लिए जज साहिबा के सामने पहुंच गए। उन्होंने अनुमति भी दे दी उदारता का परिचय देते हुए। ऐसे बहुत सारे काम हुए हैं इस केस में सुनवाई के दौरान, लेकिन अल्टीमेटली सबकी निगाहें इस पर टिकी थी कि फैसला क्या आता है। और जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने लोगों को निराश नहीं किया, जुडिशरी को निराश नहीं किया और उन्होंने कहा कि अगर मैं इस केस से हटने का फैसला करती तो फिर तो कोई भी किसी जज के ऊपर दबाव बनाता, इस तरीके से एलिगेशन लगाता कि आपके तो परिवार के सदस्य केंद्र सरकार में फला फला विभाग में कार्यरत हैं और किसी भी जज को उसके सुनवाई से हटवा देता, कोई भी आदमी हटवा देता। तो उन्होंने कहा कि मैं इस केस से नहीं हटूंगी, उनका सीधा फैसला ये है। तो मुनीष जी, कलाकारी के लिए तो अरविंद केजरीवाल जाने जाते हैं, वो भी सीन याद है और आपने जिक्र किया प्रोग्राम शुरू होने से पहले कि रेलवे भवन के सामने 26 जनवरी की पूर्व संध्या पर लिहाफ लेकर के सड़क पर लेट गए थे। तो ये नाटक नौटंकी क्या आप जुडिशरी तक भी पहुंच गई है? जी,
देखिए, जस्टिस इज ब्लाइंड, ये एक बड़ी फेमस डिक्टम है। न्याय हमेशा अंधा होता है, वो किसी व्यक्ति को नहीं देखता, न ही वो परसेप्शन पे जाता है, वो जो एविडेंस है उसको बड़े ऑब्जेक्टिव वे में बिना किसी भेदभाव के देखता है। जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया कि इस मक्कारी पे उन्होंने कहा नहीं, अगर मैं हटूंगी तो ये न्यायालय पे भी संदेह पड़ेगा, इट्स नॉट अबाउट मी। अच्छा देखिए, इनकी दलील देखिए, केजरीवाल की मक्कारी यहीं से साबित हो जाती है, और खासकर ऐसा व्यक्ति कभी जो कभी चुने हुए प्रतिनिधि थे जनता के। अभी तो एमएलए नहीं है पंजाब में, वैसे इन्होंने अपने आप को एक डी फैक्टो सीएम बनाया हुआ है, जबकि कानूनी तौर पे वो नहीं है, सब कुछ वहां पे जकड़ा हुआ है इन्होंने। बट यदि आप केजरीवाल के इतिहास पे जाएंगे तो इनकी नैतिकता तो वैसे बड़ी कम है। ये तो जाने जाते हैं इस बात के लिए कि इन्होंने धोखा दिया देश को, तो और उस पर आरोप इस ढंग के लगाए गए उनको नीचा दिखाने के लिए, जस्टिस को ह्यूमिलेट करने के लिए, साथ में उनका कॉन्फिडेंस तोड़ने के लिए कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी। जी जी प्लीज। केजरीवाल के वकील ने यह दलील दी कि आपको अग्नि परीक्षा देनी पड़ेगी, जस्टिस को बोला, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को। तो उन्होंने कहा कि जो मुकदमेबाज है, लिटिगेंट है, उसकी अग्नि परीक्षा लीजिए आप, मैं क्यों अग्नि परीक्षा दूं। देखिए, ये उनका मोरल डाउन करने का कितना इनका कोशिश थी स्वर्ण कांता शर्मा की। ये दिखाते हैं किस नीचता तक एक व्यक्ति जिसने कभी संविधान की शपथ ली थी लोगों की सेवा करने के लिए, वो अब इस किस्म की इस किस्म की हरकतों पे आ रहा है। स्वर्ण कांता शर्मा को यह बोला गया कि आप अग्नि परीक्षा दीजिए। दूसरा, उन्होंने कहा कि मैं ही क्यों इसमें अग्नि परीक्षा दूं, मुकदमेबाज परीक्षा दे। सेकंड क्या कि आप परसेप्शन पे आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप एविडेंस भी लेके आते कोर्ट में, जस्टिस ने कहा, तो भी उसको माना जाए। आप एविडेंस लेके नहीं, कोई ऑब्जेक्टिव आपके पास मसौदा नहीं है कि जिसके बेसिस पे आप ये कहें कि मैं कोर्ट में अपने आप को इससे एक्यूज करूं या अपने आप को मैं हटाऊं यहां से, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट अगर है तो आप ऐसे कुछ परसेप्शन लेके आ जाए। वैसे मुझे लगता है ओमकार जी, जस्टिस स्वर्ण कांता शर्मा को जब ये व्यक्ति कोर्ट में गए केजरीवाल, तो वहां पे लाइव रिकॉर्डिंग अलाउ ही नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि वो भाप जाना चाहिए था कोर्ट सिस्टम को कि ये व्यक्ति इसको पब्लिकली इस पे बटोरेगा, नंबर बटोरेगा। दैट वाज हिज मंशा, ये उनकी इंटेंशन थी केजरीवाल की, और उन्होंने वही किया। कोर्ट को 2 दिन लगे इस बात को समझने में। तो एक तो ये, क्योंकि केजरीवाल की मक्कारबाजी शायद वो समझ नहीं पाए। दूसरा, हम केजरीवाल के बैकग्राउंड पे चलते हैं। आज की तारीख में 2026 में जब पंजाब इलेक्शंस लगभग 8 महीने दूर हैं, तो इनके पास दिखाने को कुछ नहीं है। ये तो रेल भवन जाके बैठ गया था, वाद विवाद की बजाय हमेशा ब्लेम गेम करना। जब हम लोग पार्टी बनाए भी नहीं थे, जब अन्ना आंदोलन था, तो ओंकार जी उन दिनों को याद कीजिए, ये केजरीवाल कहता था ऐसे चिट्ठी, एक पर्चियां निकाल के, बिना बात के, फर्जी पर्चियां होती थी पॉकेट से निकाल के, हाँ भाई अंबानी करप्ट है, ये अंबानी का ये बैंक अकाउंट नंबर मेरे पास है, और ऐसे पॉलिटिशियंस को उस वक्त, शिंदे को और नितिन गडकरी, ऐसे नाम अनाप शनाप नाम ले लेके, सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह, एवरीवन दे वर ब्लेमिंग कपिल सिब्बल, ये सब भ्रष्ट लोग। प्रणब मुखर्जी तक का नाम ले दिया था जी, और उनका नाम लेके, हाँ भाई ये करप्ट है, लोग कहते हैं हाँ जी करप्ट है, बस ये इनका मोडस ऑपरेंडी था उस वक्त। लेकिन एक सहानुभूति बटोरी इन्होंने आंदोलन के नाम पे, लेकिन सत्ता में आते ही क्या किया इनके, मैं इनकी नैतिकता की बात कर रहा हूं ना यहाँ पे, क्योंकि इट्स ऑल अबाउट फेयरनेस ऑफ द गेम। तो जब आप फेयरनेस आप में ही नहीं है, तो आप दूसरे पक्ष से क्या उम्मीद करेंगे। जो व्यक्ति अपनी पार्टी का चंदा हटा दे, पहले कहते थे कि 5-5 रुपए भी देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा वरदान है, ब्लेसिंग है, हमें ऐसी डोनेशन चाहिए, हमें करप्ट बिजनेसमैन से डोनेशन नहीं चाहिए, आम व्यक्ति से डोनेशन चाहिए। आंतरिक लोकपाल नियुक्त किया एडमिरल एल रामदास को, ठीक है, लेकिन सत्ता में आते ही क्या किया, चंदा की लिस्ट हटाई, एडमिरल एल रामदास को निकाला बेइज्जती के साथ, और अपने ही सिस्टम, पार्टी के जो सिस्टम्स थे, जो उनके प्रिंसिपल्स थे, मिशन था, उद्देश्य था, उन सबको इसने डिसमेंटल किया। आते ही सत्ता में जितेंद्र तोमर, जिनकी लॉ डिग्री फेक थी, उनको ये उनकी अगुवाई करने लग गया कि नहीं मैंने चेक किया,
मैं आपको आपके दर्शकों का ध्यान दिलवाना चाहता हूं कि इनकी फेयरनेस कितनी है। पंजाब में, और अब देखिए, अब दिल्ली में 10 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। दिल्ली वॉज लेफ्ट अबेंडेंड, कोई काम नहीं किया। इन्होंने अपने मंसूबे उनको आगे बढ़ाने के लिए दुनिया भर की पॉलिटिक्स की और साथ में स्कैम्स किए। दिल्ली के 10 सालों में पानी की समस्या, सीवेज की समस्या, सड़कों की समस्या, एनवायरमेंट की, पोल्यूशन की समस्या की बजाय इन्होंने अपनी राजनीति चमकाई, शराब घोटाला किया और दुनिया भर के घोटाले किए। दिल्ली जल बोर्ड के नाम पे आए थे कि हम दिल्ली जल बोर्ड में टैंकर माफिया खत्म करेंगे, और राघव चड्ढा उस वक्त दिल्ली जल बोर्ड का एक वक्त में वो भी उसके चेयरमैन थे, जो अब इस वक्त जिन पे चर्चाएं चलती हैं। तो इन लोगों ने क्या दिया दिल्ली को? स्कैम्स, 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 नथिंग एल्स। और पंजाब में चलते हैं, पंजाब में 4.5 साल हो चुके हैं इनकी सत्ता को। आए थे ये कहने कि हम ड्रग माफिया खत्म करेंगे, हम पंजाब में बदलाव लेके आएंगे, ट्रेडिशनल पॉलिटिकल पार्टियों के भ्रष्टाचार से मुक्त करेंगे। 4.5 साल में इनके 10 मंत्री, अभी जो मुंडिया जो हटा है, अभी मुंडिया पे जो आरोप लगे हैं, लेटेस्ट जो आरोप है वो मुंडिया पे, उनके मिनिस्टर हैं। और सुशील अरोड़ा जो ईडी की जो छाप पड़ी है उनपे, वो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है इनके ओंकार जी पिछले 4.5 सालों में 10 मिनिस्टर्स को हटाया गया, करप्शन या इसी किस्म के चार्जेस पे। ईडी की रेड पड़ी जी। सही है, सही है। देखिए, अब आते हैं जरा जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा से रिलेटेड जो खबर है उस पर एक नजर डालते हैं, और उन्होंने क्या क्या टिप्पणी की है जरा इस पर भी आते हैं। देखिए, ये खबर है अभी 18 मिनट पहले ही अपडेट हुई है। जज को केस से हटाने वाली केजरीवाल की याचिका खारिज। जस्टिस स्वर्णकांता बोली, मैं हटी तो संदेश जाएगा, दबाव डालकर जज हटा सकते हैं। नीचे देखिए जज साहिबा ने क्या कहा है, नीचे की टिप्पणियां देखते हैं। अगर मैं बिना किसी ठोस वजह इस केस से हटी तो उन आरोपों को महत्व मिलेगा जिनका कोई आधार नहीं है। याचिकाओं में जो बातें कही गई हैं वे सिर्फ अंदाजों और शक पर आधारित थी। अब यहां पॉइंट्स दिए गए हैं कि उन्होंने क्या क्या कहा है। पक्षपातों के आरोपों पर उन्होंने क्या कहा है। एक जज के रूप में ये मेरी खामोशी की परीक्षा है। अब सवाल सिर्फ एक जज का नहीं बल्कि जज और पूरी जुडिशरी की निष्पक्षता का था। मेरी निष्पक्षता और गरिमा को चुनौती दी गई। पक्षकारों ने मुझे और इस संस्था को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। बिना सुनवाई किए खुद को अलग कर लेना आसान रास्ता होता, लेकिन मैंने ऐसा नहीं किया। एक बार किसी जज की प्रतिष्ठा खो जाने के बाद उसे वापस पाना बहुत मुश्किल हो जाता है। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर टिप्पणी को लेकर के उन्होंने क्या कहा, मैं ऐसे कई उदाहरण दे सकती हूं जहां केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं को पहली ही तारीख पर राहत दी गई थी। तब केजरीवाल की पार्टी से जुड़े लोगों ने ये कहा था कि उनके पक्ष में अंतरिम आदेश नहीं दिया जाना चाहिए, शायद इसलिए क्योंकि फैसले उनके पक्ष में थे। तब न्यायिक प्रक्रिया पर आपत्ति नहीं थी तो दूसरी तरफ के पक्ष में आदेश देने पर आपत्ति कैसे हो सकती है। तीसरी जो अहम आरोप था उनके ऊपर, आरएसएस से जुड़े कार्यक्रम में जाने पर, उन्होंने कहा मैं अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में गई थी, वे कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं थे। ये कार्यक्रम नए आपराधिक कानूनों, महिला दिवस से जुड़े आयोजनों या बार के युवा सदस्यों से बातचीत के लिए थे। कई जज ऐसे कार्यक्रमों में हिस्सा लेते रहे हैं। ऐसी भागीदारी को किसी वैचारिक पक्षपात का संकेत नहीं माना जा सकता। और उन्होंने कहा कि कोई ये कैसे कह सकता है कि सिर्फ इसलिए कि मैंने वकीलों के किसी संगठन का कार्यक्रम अटेंड किया मेरा दिमाग बंद हो गया होगा और मैं मामलों को निष्पक्ष तरीके से तय नहीं कर पाऊंगी। बहुत वैलिड सवाल जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा ने उठाए हैं। मुनीष जी।
इसमें मैं बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बड़ी दलीलें एक एक इनके जो पक्षपात वाले जो इनके चार्जेस थे उस पे इन्होंने एक एक पे टिप्पणी दी है, ये बड़ी खुशी की बात है। इसके अलावा पिल्लई को भी इन्होंने राहत दी थी, पिल्लई भी एक्यूज थे शराब घोटाला में, तो उनको इन्होंने 3 बार बेल दी है, 3 बार। अच्छा, अब चलते हैं एक एक पॉइंट इसमें जो एडिशनल आपके दर्शकों को के ध्यान में मैं लाना चाहूंगा कि इसने आरोप लगाया केजरीवाल ने कि जो भी आप देते हैं पक्ष, मतलब जो वर्डिक्ट देते हैं, अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट उसको खारिज कर देता है। ये अपना दबाव बनाने के लिए जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा पे बोला गया। तो उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, ईडी ने उनको कंसेशन दिया संजय सिंह को, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने उनको बेल दी, क्योंकि ईडी ने स्टेप बैक लिया। ऐसे मनीष सिसोदिया को जो बेल मिली सुप्रीम कोर्ट द्वारा, उसमें मेरे द्वारा दी गई वर्डिक्ट पे कोई टिप्पणी नहीं थी, मेरे पे आरोप नहीं लगाया गया। सिमिलरली जब केजरीवाल को बेल मिली तो केजरीवाल के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने लार्जर बेंच को यह मुद्दा भेज दिया कि भाई अल्टीमेटली जो इनकी गिरफ्तारी की गई थी उसकी आवश्यकता के लिए को एड्रेस करने के लिए लार्जर बेंच को भेजा गया और अल्टीमेटली बेल मिली। बट इनके जो इन्होंने जो भी तथ्य दिए थे स्वर्णकांता शर्मा जी ने, उस पर किसी प्रकार की कोई नेगेटिव टिप्पणी नहीं दी गई। तो यह भी शो करता है कि बेसिकली ये जो ऊपर से बेल मिली, दैट हैज नथिंग टू डू विद दिस केस। बिल्कुल वैलिड सवाल आपने उठाए हैं मनीष जी। जरा और नीचे देखते हैं जी, यहां आ जाते हैं। 1 मिनट, हाँ, मैं यहां से जरा दर्शकों को पढ़ के बता देता हूं। केस से खुद को अलग करने की मांग पर उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से आज मुझे 2 पक्षकारों के बीच नहीं बल्कि एक पक्षकार अगर किसी नेता की पत्नी राजनीति में जा सकती है, उनके बच्चे नेता बन सकते हैं, तो फिर ये कैसे कहा जा सकता है कि किसी जज के बच्चे कानून के पेशे में नहीं आ सकते? इसका मतलब होगा कि जज के परिवार के लोगों के मौलिक अधिकार छीन लिए जाएं। और ये जो आरोप लगाया गया कि साहब एसजी मेहता के साथ जज के बच्चे काम करते हैं, मतलब कितने निचले स्तर पर आप आखिर उतरेंगे और जज को एक तरीके से आप कहना चाहिए कि ह्यूमिलेट करेंगे। मतलब कोई सीमा होती है। आप सीमा की बात किस व्यक्ति से एक्सपेक्ट कर रहे हैं? वो व्यक्ति जो जब दिल्ली में शीला दीक्षित की सरकार थी तो उनको नीचा दिखाने के लिए दिल्ली में कोई भी रेप का केस हो जाता था, कोई मोलेस्टेशन का केस होता था, तो सीधा दिल्ली के चीफ मिनिस्टर पे आरोप लगाया जाता था। जब वही मुख्यमंत्री दिल्ली में खुद बने तो कहते नहीं है, तो होम मिनिस्ट्री मेरे तहत नहीं है, दिल्ली सीएम के तहत नहीं है, तो मैं तो कुछ नहीं कर सकता। तो ये उनकी पाखंडता दिखती है। अच्छा, एलजी के घर जाके बैठ जाते थे धरने पे, सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया, केजरीवाल। एलजी हमें काम नहीं करने देता, उनके घर पे आप उनके ऑफिस में जाके बैठ गए, ठीक है। रेल भवन की बात अपन कर ही चुके हैं। तो बेसिकली अराजकता फैलाना, झूठ की पॉलिटिक्स खेलना, एंड जो कहा वो नहीं किया कि राजनीति करके इन्होंने अपने सिक्के जमाए। प्लस जो पैसों का खेल खेला है वो लोगों को समझ नहीं आता। अल्टीमेटली 2015 के बाद जैसे सत्ता में आए तो जो कहते थे कि हम चंदा की पारदर्शिता दिखाएंगे, पीपल लोगों से डोनेशन लेंगे, जो कहते हैं कि क्राउड फंडिंग से हम डोनेशन लेके पार्टी चला के दिखाएंगे आपको, ठीक है, वो उसके बाद उन्होंने धनपतियों को, धन कुबेरों को अपनी राज्यसभा के माध्यम से, सीटों के माध्यम से राज्यसभा भेजा। क्विड प्रो क्वो का सीधा हिसाब किताब यहां बनता है। बड़ी बड़ी मोटी मोटे पैसा इन्होंने लिया राजनेताओं से, आई मीन पॉलिटिकल एस्पिरेंट से लिया,
इंडस्ट्रियलिस्ट से पैसे लेके उनको राज्यसभा का सदस्य बना दिया। अशोक मित्तल ले लीजिए, राजेंद्र गुप्ता ले लीजिए, क्रिकेटर जो हरभजन सिंह है, इनसे पैसा लेके ये राजनीति बदलने आए थे। तो ऐसा व्यक्ति जब आरोप लगाए तो मैं तो ये कहना चाहूंगा कि इस पे ये तौहीन है, मतलब एक रिस्पेक्टेबल डिस्कशन करने लायक भी नहीं है ये मुद्दा, ये व्यक्ति। तो आपको क्या लगता है, ये तसल्ली से घर में बैठ जाएंगे या इस आदेश को भी चैलेंज करेंगे सुप्रीम कोर्ट में? देखिए, इनको इस वक्त इनका पॉलिटिकल कैरियर इनका बिल्कुल दाव पे लगा हुआ है। दे नो कि पंजाब इलेक्शन के बाद इनका बोरी बिस्तर गुल होने वाला है, इट इज फॉर श्योर, क्योंकि पंजाब की जनता भी तंग आ चुकी है इनसे, दिल्ली से पहले से आउट हो चुकी है, प्लस इनकी विश्वसनीयता पे कोई विश्वास नहीं है। इनफैक्ट इन्होंने तो इतना बड़ा नुकसान किया देश में कि लोगों का राजनीति पे विश्वास ही उठ गया। ये तो बाबा खड़क सिंह वाली स्टोरी है, इन पे अप्लाई होती है। तो ऐसे लोगों की इसलिए डेस्परेट, क्योंकि इन पे ईडी के छापे पड़ रहे हैं, इनके वहां पे भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है पंजाब में, एंड इनके अपना लोग है नहीं वहां पे, क्योंकि इन्होंने पिछले 5 सालों में ओंकार जी पिछले 10 सालों में बल्कि पंजाब में कोई कार्डर बेस्ड पार्टी खड़ी नहीं, दिल्ली से चलाते थे। विभव कुमार, राघव चड्ढा उस वक्त, ये सब लोग वहां इन्होंने पिछले 10 सालों में ऐसे किया, पैसा वहां से लूटा, माल खाया, क्योंकि राघव चड्ढा तो सुपर सीएम थे ना, और पार्टी के कोषाध्यक्ष भी थे, और जो खालिस्तानियों का पैसा लेके आई है, इसलिए तो अमृतपाल सिंह के केस में अभी जो लेटेस्ट केस है, अब क्यों सहानुभूति दिखा रहे हैं अमृतपाल सिंह के प्रति कि उनपे एनएस से हटा दिया जाए। ये शो करता है कि इनको पता है कि इनकी खालिस्तानी समर्थन इनका खिसक चुका है, तो ये अब सहानुभूति गेन करने के लिए फिर से वो मुद्दा उठाते हैं कि एनएस से इन पे अप्लाई मत किया जाए। तो ये सब शो करते हैं कितने डेस्परेट है। और वैसे भी आपका ध्यान में दिलवाना चाहूंगा, मनीष सिसोदिया ने कुछ महीने पहले कहा था कि शाम दाम दंड भेद कुछ भी हो जाए पंजाब की सत्ता को छोड़ेंगे नहीं 2027 में। जो जन लोकपाल बिल लेने के लिए आए थे, कहते जन लोकपाल बिल के लिए मैं 100 कुर्सियां कुर्बान कर दूंगा चीफ मिनिस्टर की, अब कहते कि सत्ता नहीं छोड़ेंगे। तो सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता, जो अन्ना जी कहते थे, और जो ये कहते थे कि हम इस सत्ता से पैसा, पैसे से सत्ता का खेल बदलने आए हैं, अब उसमें बुरी तरह लिप्त हो चुके हैं, दे आर डीप इनटू दैट। तो ऐसे लोगों से जब स्वर्ण कांता शर्मा पे जब टिप्पणी इस किस्म की जाए, तो इसको पूरा नाटक देखा जाए, एंड दे विल कीप प्लेइंग ऑल दीज गेम्स। स्वर्ण कांता शर्मा जी ने जो फैसला दिया है केस से ना हटने का, इनकी याचिका को खारिज करके एक बहुत बड़े वर्ग को राहत दी है। मुनीष जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए, इस केस पर टिप्पणी करने के लिए। और मुझे लगता है कि दर्शकों को भी ये चर्चा अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक का बटन दबा दें, इस वीडियो को शेयर भी कर दें, और चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो जरूर कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद मुनीष जी, थैंक यू सो मच। आपके समय धन्यवाद।